नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। पहली क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन किंतु जो है पशु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं बात करता हूँ पहली ऑप्शन की। ये पहली ऑप्शन है मेरे भाई, जो कि पादप कोशिका में तो ये पाया जाता है लेकिन पशु की कोशिका में ये चीज़ नहीं पाया जाता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो ये पशु कोशिका में पाया जाता है। रिबोसोम भी पशु कोशिका में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी पशु कोशिका में पाया जाता है, इसीलिए आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर की बात करो तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, जो कि यही जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु के कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। इसीलिए अगर मेरी वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं रिपीटेड क्वेश्चन अब बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। देख सकते हैं इस क्वेश्चन का कहना क्या है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऐसा कौन सा घटक है मेरे भाई जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है मेरे भाई। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूँ तो क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल हो जाएगा आंसर, यही सही हो जाएगा मेरे भाई। पानी की बात करूँ तो गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करूँ तो गलत हो जाएगा। यूरिया की बात करूँ तो गलत हो जाएगा। काहे कि नाइट्रोजन, यूरिया और पानी के चलते पादप की पत्तियां हरा नहीं हो सकता है। ये क्लोरोफिल के कारण हो सकता है पत्तियां हरा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो में आप पूरा बने रहिए। आइए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का कहना है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। मेरे भाई, ये पौधा में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है मेरे भाई। तो इसका आंसर की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा मेरे भाई। मल्टोज तो गलत हो जाएगा, सुक्रोज तो गलत हो जाएगा, लैक्टोज तो गलत हो जाएगा। मैं बात करूँ इसकी आंसर की बात करूँ तो सेलुलोज हो जाएगा। इसका आंसर सेलुलोज हो जाएगा इसका आंसर। कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेई में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया मेरे भाई। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। देख सकते हैं इस क्वेश्चन का कहना है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। यानी कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? मैं बात करता हूँ तो ये हैदराबाद में स्थित है मेरे भाई। हैदराबाद में स्थित है, यही सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पटना में गलत हो जाएगा, नई दिल्ली में गलत हो जाएगा, जयपुर कहाँ से होगा ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ये हैदराबाद में स्थित है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित होता है। कहाँ पर अवस्थित होता है मेरे भाई? कहाँ अवस्थित होता है? ये हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, यही आंसर सही है। दिल्ली गलत हो जाएगा, बंगलोर गलत हो जाएगा, चेन्नई गलत हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी कि डायग्नोस्टिक यानी कि अवस्थित कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। ये गोरखपुर में एसएम परीक्षा 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। इसीलिए इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। ये क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? जंतु कोशिका जो मेरे भाई पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है मेरे भाई। मैं बात करता हूँ आपसे, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या मेरे भाई? कोशिका भित्ति काहे न होगा? देख सकते हैं इसका ऑप्शन की क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोशिका भित्ति नहीं होता है क्या? जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है। जी हाँ, सही बात है। हरित लवक नहीं होते हैं क्या? जी हाँ मेरे भाई, पादप कोशिका में हरित लवक पाया न जाता है, बल्कि यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसके बाद तारका केंद्र होते हैं क्या? जी हाँ,
हीमोग्लोबिन होते हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि ये चीज़ें के कारण जो है मेरे भाई यानी कि जंतु कोशिका जो है पादप कोशिका से भिन्न होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से सभी। यानी कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण तारक केंद्र होते हैं, हरित लवक नहीं होने के कारण हीमोग्लोबिन होते हैं। इस चीज़ों के कारण जो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए वीडियो में आप बने रहिए मेरे भाई, इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको आपके साथ में शेयर करता हूँ। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या कहना है। इस क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। यानी कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं मेरे भाई। इसका आंसर की मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा एजे सराडेन, यही बोला था। और उसके बाद एक बोला था टी स्वान। यही दोनों में बोला था कि मूलभूत अवधारणा प्रस्तुत की थी जीव कोशिका में उसके बने होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 3 और ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलता हूँ आपके साथ। ये तो गलत हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई? इसका आंसर शरीर की जो है मेरे भाई ऊतकों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, सुधार के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चीज़ों को आपको गौर से ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। विटामिन तो गलत हो जाएगा। वसा गलत हो जाएगा। वसा तो फैट बढ़ाता है ना, कार्बोहाइड्रेट गलत हो जाएगा। शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास या सुधार के लिए प्रोटीन अनिवार्य होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। इस क्वेश्चन का क्या कहना है आप देख सकते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं मेरे भाई। प्रोटीन के अगर निर्माण के लिए आधारभूत इकाई की में बात कीजिएगा आप, तो इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। यही हो जाएगा सही मेरे भाई, यही सही हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण की आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। आरएनए नहीं होता है मेरे भाई, डीएनए नहीं होता है, नाइट्रोजन बेस नहीं होता है, अमीनो अम्ल होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन भुवनेश्वर टी परीक्षा 2002 में पूछा गया है मेरे भाई। आइए चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। जी हाँ, अमीनो अम्ल तो आवश्यक होते हैं। कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यही आंसर हो जाएगा 20, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, और 20 आंसर हो जाएगा। जबकि 10 गलत हो जाएगा, 15 गलत हो जाएगा, 25 गलत हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं कितने? तो 20, यानी कि 20 ये सही हो जाएगा मेरे भाई। दोस्तों आज जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ मेरे भाई, और मैं तो ज़रूर आशा करूँगा कि ये चीज़ें जितने भी आपको पढ़ाया गया है ये आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है ना? यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।